Hello everyone, myself Siddharth Sherpa. I'm back again with today's SST classes. So as we all know that we were discussing about the manufacturing industries. जो industries गुड को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, प्रोसेस करता है, नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं. सो सेकेंडरी से मोस्टली दे आर इन द सेकेंडरी सेक्टर्स. यस, हम लोग ने देखे ये चैप्टर में कि इंडस्ट्रियल गुड्स को जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एग्रीकल्चरल गुड्स हो चाहे अदर गुड्स हो, जो भी हो, रॉ मटेरियल्स जिस आधार पे मिल रहा है उसको हम लोग कन्वर्ट करके किस में बदलते हैं, वैल्यू एडेड गुड्स में बदलते हैं. तो उस वैल्यू एडेड गुड्स में जब ये सारी चीज कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग को उसका क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है. आवर कंट्री को क्या करता है, बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी में. इकोनॉमी में क्या होगा, सुधार होगा जितने इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे. तो हम लोग ने देखे जो इंडस्ट्रीज होते हैं हमारे स्पेशली इंडिया में बहुत प्रकार के हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज, ओनरशिप, ये सारी चीज में देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत तरीके के पाए जाते हैं. ठीक है. सो हम लोग ने सबसे पहले जो उनमें से टाइप्स में सबसे पहले जो हम लोग ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने देखे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज है जो अपना रॉ मटेरियल डायरेक्टली किससे लेता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से लेता है. फॉर एग्जांपल रॉ जूट, रॉ कॉटन, रॉ कॉटन, रॉ जूट. यस. सो हम लोग ने जो कल प्रीवियस वीडियोस जो थे उसमें हम लोग ने कॉटन देखा कि कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज का जो इवॉल्वमेंट हमारे देश में हुआ है उसके बारे में हम लोग ने देखा है. ठीक है. सो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो रहेगी जूट टेक्सटाइल. यानी कि आज हम लोग जूट टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं. सो जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट टेक्सटाइल्स. सो जूट टेक्सटाइल्स, you should know that India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at the second place as an exporter for Bangladesh. ठीक है. Is that clear? So अब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, मतलब खेती करने के बाद उसका क्या करना, प्रोडक्शन करना, उसमें उगाने में हमारा देश यानी कि जूट उगाने में हमारा देश वर्ल्ड का लार्जेस्ट है. कि इट मींस हमारा कंट्री इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर है, लेकिन सेकंड में है किसमें, एक्सपोर्टर में. अब ऐसा क्यों, देखो अब हमारे देश जब सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है इधर जूट, और बांग्लादेश जो है कि हाईएस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है. हमारा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और बांग्लादेश क्या है, हाईएस्ट एक्सपोर्टर है. सो अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे कि मान लो हमारे इंडिया वाले क्या करते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी जूट प्रोडक्शन होते हैं, जूट रॉ जूट और रॉ जूट गुड्स जो बनते हैं जूट की, तो उस गुड्स को पूरा कंज्यूम हमारे करता है. तो मान लो 70% हमारे इंडिया में जूट कंज्यूम होता है, मान लो, या 80% मान लो. अब बांग्लादेश में जहां पे वहां पे हो रहा है, बांग्लादेश अपना देश में जितना भी जूट प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा यूज नहीं करता है, बल्कि उसको क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है. बिकॉज हमारे कंट्री बड़ा भी है और उसका यहाँ पे ज्यादा डिमांड भी रहेंगे तो यूजेस भी अपने देश में ज्यादा रहेंगे, और जो उसका और एक्सपोर्ट आता है बांग्लादेश वगैरह से, और बांग्लादेश क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. जैसे कि 100 वैल्यू में दोनों कंट्री 100 वैल्यू का जो जूट बना रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है वैल्यू में, तो अब 100 हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे. लेकिन इंडिया 100 करता है और बांग्लादेश 50, तो इंडिया 90 यूज कर रहा है, बांग्लादेश 10 यूज कर रहा है, तो 40 बच रहा है. तो 40 क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे 10% जूट की तुलना में. तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसी सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो जूट है वो जूट यू कैन से हाईएस्ट प्रोड्यूसर तो है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है वर्ल्ड का, बट एक्सपोर्टर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जूट जो होते हैं हमारे ही उसमें क्या रखे जाते हैं, यू कैन से कंज्यूम करते हैं देश के लोग. इज दैट क्लियर? सो नाउ 80 जूट मिल्स इन इंडिया in 2010-11. most of them are located in West Bengal, mainly along the banks of Hooghly River in narrow belt. So अब देखो, यदि हम लोग हमारे इंडिया में जूट की लोकेशन देखें,
सो नाउ लेट्स टॉक कि हमारे जूट कहाँ से बना है, या हमारे जूट कहाँ पे ग्रो करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 80 जूट के मिल थे। जैसे कि वी ऑल नो दैट कि जैसे कॉटन बन रहे थे, यस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन से क्या बन रहे थे, रेयान बन रहे थे, वैसे जूट प्लांट से भी क्या बनाया जाता है, जूट के यू कैन से फाइबर बनाए जाते हैं, फाइबर निकाले जाते हैं उसके, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर जो जिसको बोला जाता है, तो फाइबर निकाले जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए तो भाई इंडस्ट्रीज चाहिए, यस मिल्स चाहिए, या हैंडलूम्स जैसे कॉटन में थे वैसे ही जूट भी है, उनको बनाने के लिए भी चाहिए। तो वैसे लिए इंडिया में उस समय 80 जूट मिल्स थे हमारे इंडिया में। कितने जूट मिल्स थे? 80 जूट मिल्स थे। वो कब? 2010-11 में, शायद अभी रेशियो बढ़ गया वो अलग बात है। द मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। लेकिन ये जितने भी 80 जूट मिल्स है वो लोकेटेड कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, खास करके मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन नैरो बेल्ट। सो एज वी ऑल नो, गंगा जैसे कि इंडिया में आती है, तो यू कैन से जैसे गंगा मान लो समवट लाइक दिस, इंडिया का मैप, ठीक है। So now like this, समवट बांग्लादेश ऐसे है ना, इंडिया का ऐसे नीचे, यस यस अब आ रहा है कुछ, डोंट गो विद माय ड्राइंग। तो ये जो बांग्लादेश है, तो इंडिया का जो ये रिवर गंगा बह के आती है, तो ये तो बांग्लादेश चले जाती है, और आधा जो है कोलकाता की ओर क्या हो जाता है, इधर कट आउट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवर हुगली, रिवर भागीरथ, ठीक है। सो इंडिया सॉरी गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है जो हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। तो उस जो बेल्ट है रिवर हुगली जो है, रिवर हुगली के बैंक्स में, बगल में अलोंग द रिवर, वहां पे क्या पाए जाते हैं? आपके जूट मिल्स पाए जाते हैं। और 2010-11 में जो 80 जूट मिल्स थे वो खास करके बंगाल में पाए जाते थे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब ये हो गया उनका लोकलाइजेशन हो गया। जैसे हम लोग ने देखे थे कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो लोग कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? ऐसे जगह पे जहाँ पे कॉटन ग्रो करती है, क्योंकि ये कॉटन जहाँ पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की लोकेशन हम लोग ने देखे है कि लोकल करने की, जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, वी नीड वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए हमारे इंडस्ट्रीज के लोकेशन को जो अफेक्ट करता है, या फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो रॉ मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो रॉ मटेरियल जहां पे पाई जाती है तो उसी जगह पे क्या होते हैं? अक्सर इंडस्ट्रीज बनते हैं। सो नाउ इफ यू सी कॉटन, तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब एरिया में क्या है? इंडस्ट्रीज क्या है? सेंट्रलाइज्ड है और लोकलाइज्ड है, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो उसी तरीके से रॉ मटेरियल वेस्ट बंगाल में क्या 80 जूट मिल्स पाए जाते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि रिवर बैंक्स, जो हुगली की रिवर बैंक्स है, वहां पे ग्रो होते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये एरिया में क्या है? आपका बढ़िया से क्या ग्रो करता है? जूट ग्रो करता है। तो इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स है कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर। तो हुगली, जैसे कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर, यानी कि हम लोग ने बोला कि मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन नैरो बेल्ट, यानी कि एक छोटी सी पतली सी है, ज्यादा लंबा भी नहीं। लेकिन फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल हुआ कि हुगली बेल्ट में ही क्यों पाए जाते हैं या हुगली बेसिन पे ही क्यों पाए जाते हैं जूट का जो यू कैन से मिल्स एंड जूट प्रोडक्शन, तो देखते हैं लोकलाइजेशन आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि हम लोग ने कॉटन में पढ़े थे, वैसे ही अब जो जूट आप लोग के यहाँ पे है, तो उस जूट का जो खेती होती है तो ये हुगली बेसिन में क्यों होती है? उसके वजह बहुत सारे कारण हैं, लाइक प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब जैसे कि जो एक डिस्टेंस मान लो, तो वही बात, जहां पे इंडस्ट्रीज है वहां पे रॉ मटेरियल्स जब आएंगे तो वो क्या होना चाहिए? वही जगह पे मिलना चाहिए जहां पे इंडस्ट्रीज हो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो रॉ मटेरियल्स जो बात कर रहे हैं हम लोग जूट की, तो जूट रॉ मटेरियल जो है वो आपके रिवर हुगली में ही ग्रो करता है, और इसीलिए
जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां पे पाए जाते हैं, यानी कि या जूट मिल्स वहां पे पाए जाते हैं। सिंपली फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द हुगली बेसिन आर, यानी कि हुगली बेसिन में ही ऐसा क्यों हुआ है, लोकलाइज क्यों हुआ है, जूट का मिल्स वही बेसिन पे क्यों पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के करीब है। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि यानी कि जितना इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल जहां से मिलता है वहां पे करीब रहेगा उतना फायदा होगा, ये भी कारण है। इसीलिए हुगली बेसिन पे मिल्स बने, क्योंकि हुगली बेसिन पे सिंपली देखा जाए तो जूट की खेती होती है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होती है बेटा आप लोगों का बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। सो यू शुड नो दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो इसीलिए अब बल्क में सामान इधर से अप द रिवर डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिवर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है आपका चीप है, क्योंकि हुगली रिवर आपको क्या देता है, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है। ठीक है, सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज। एक और चीज यहां पे जो होता है कि अब वाटरवेज तो चीप हो गए, लेकिन गुड्स नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यानी कि जो हुगली एरिया है वहां पे रेलवे का नेटवर्क भी आपको काफी बढ़िया से मिलेगा, यानी कि रेलवेज आर वेल कनेक्टेड विद द सिटी। रोडवेज, रोड की भी व्यवस्था बढ़िया है। अब सिंपल सी बात है, सारे जगह पे हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, दे आर इनलैंड एरियाज। अगर यहाँ से जैसे कि अगर हम लोग देखें ये उड़ीसा के ऊपर, यहाँ पे कोलकाता के ऊपर मान लो, बे ऑफ बंगाल के ऊपर कोलकाता जो है, यहाँ से तो आ सकते हैं नीचे वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ से हुगली रिवर के पूरा वेस्ट बंगाल में लगभग सम एरियाज पे हम लोग नेविगेट कर पाएंगे। लेकिन इनलैंड आने के लिए तो हमको क्या चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए, रेल ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ये सारे चीजों की भी फैसिलिटीज वहां पे बढ़िया से पाए जाते हैं। एंड अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल यानी कि जूट से फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, आई थिंक जूट का जो होता है आउटर लेयर जो होता है उसका वो क्या किया जाता है, यू कैन से उसका जो बार्क होता है वो निकाला जाता है, और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए किसमें रख दिया जाता है, या एक पूरा जूट प्लांट को कट करके सारे लीव्स को गिरा के उस रॉड को हल्का बहता हुआ पानी में जो स्लो रनिंग वाटर होता है उसमें रखना पड़ता है। व्हाट माइट बी द प्रोसेस आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन यस रनिंग वाटर चाहिए, जिसमें जो जूट के जो प्लांट है जिससे उसका क्या बनेगा, फाइबर बनेगा, उसको स्लोली फ्लोइंग वाटर चाहिए। तो इसके लिए पानी बहुत चाहिए। तो ये जो पानी जो होती है प्रोसेसिंग करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो क्या चाहिए, एबंडेंट वाटर चाहिए। तो एबंडेंट वाटर आपको हुगली रिवर दे रही है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड चीप लेबर। सो चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब यहां पे क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग को लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, एक तो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल जो है कि वो जो आपका मिल है या इंडस्ट्री है उससे करीब होना चाहिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया हुगली बन गया इंडस्ट्री के करीब। ठीक है, रॉ मटेरियल आगे से आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है, और एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, रेलवे नेटवर्क सब कुछ चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत चाहिए। अब रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग करने के लिए अदर फैक्टर्स भी जो चाहिए वो भी सही है। चीप लेबर, अब जो लेबर चाहिए, अब जो लेबर की बात होती है, लेबर तो मिल जाएगी लेकिन अब इतना महंगा भी नहीं मिलना चाहिए। यस, ठीक है, तो चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश से वहां पे लोग काम कर जाते हैं। तो जूट जो है कि लोगों को क्या देता है, बेरोजगारी भी रोजगार भी दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए चीप लेबर्स जो है वेस्ट बंगाल से, स्टेट्स ऑफ बिहार, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया से वहां पे क्या जाते हैं, चीप लेबर मिल जाते हैं। सो सही है, सारे चीज उनके फेवर में कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोलकाता है, यू नो दैट कोलकाता रिवर हुगली एज अर्बन सेंटर, काफी बड़ा अर्बन सेंटर है, बहुत बड़ा शहर है, सिटी है। एंड अब कोलकाता जैसे सिटी क्या प्रोवाइड करेंगे, मार्केट्स, बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे, उनके मिल्स के लिए मार्केट्स प्रोवाइड करेंगे जहां पे वो लोग बेचेंगे, कंपनीज का इंश्योरेंस। ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज देता है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। तो साउथ ईस्ट एशिया की ओर की जाने के लिए कोलकाता से मान लो
ठीक है। तो इट गिव्स एन पोर्ट फैसिलिटीज दे रहा है, यानी कि समुद्री यात्रा करने के लिए इनलैंड पोर्ट है आपका कौन सा, यू कैन से कोलकाता। तो वो आप वहां से आपको क्या मिलेगा, पोर्ट फैसिलिटीज मिलेंगे, जिसके हेल्प से आप लोग डायरेक्टली अदर कंट्रीज के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन डू ट्रेड्स ऑफ जूट गुड्स टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। सो दिस इज इट जूट, दिस आर जूट प्लांट्स और दिस आर बीटन डाउन। अब इसको प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, एंड दिस आर दी जूट प्लांट्स से बनने वाला चीज है ये हो गया आपका जूट फाइबर, ठीक है। इसको जैसे कि लाइक गोल्डन कलर में दिखते हैं, तो इसीलिए इट्स आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859। इंडिया का यदि हिस्ट्री देखें तो पहला जूट मिल, द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिश्रा, ठीक है, कोलकाता के रिश्रा के जगह में 1859 में। आफ्टर पार्टीशन इन 1947, आफ्टर पार्टीशन इन 1947 यू कैन से ये जो पार्टीशन हुआ था 1947, द जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया बट द 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, ईस्ट वाल पाकिस्तान। तो अब देखो ये काफी सैड थिंग था हमारे देश के लिए, ये काफी सैड थिंग था हमारे देश के लिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखो, क्योंकि when we talk about India, somewhat like India, okay, I'm not that good in drawing, but I'll try. So now, when we talk about India, okay, somewhat like this. So you all know, यहाँ पे हम लोग का तो वेस्ट पाकिस्तान बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और हमारे देश में यहाँ पे क्या बना था, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पहले बांग्लादेश नहीं था, ठीक है, ईस्ट वाल पाकिस्तान 1947, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या कहा गया है। तो ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उसमें द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया। अब ये पोर्शन तो इंडिया है और ये बांग्लादेश है आज का, और ये उस समय पाकिस्तान। तो ये जो पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन में आपको क्या मिला, जूट मिल्स, जूट मिल्स मिला। लेकिन आपके ये पोर्शन में क्या गया, प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये एरिया में क्या गया, प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है। तो यू कैन से जो ये जूट मिल्स थे यहां पे, अब तो ये तो पहले पूरा इंडिया था, लेकिन पार्टीशन हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में हो गए। तो जब पार्टीशन हो गए तो एरिया डिवाइड हुआ, जब एरिया डिवाइड हुआ 1947 में, तो जूट मिल्स इंडिया में रहे, लेकिन मैक्सिमम जो थे जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू द बांग्लादेश, दैट मीन्स ईस्ट वाल पाकिस्तान। तो यानी कि 3/4 भाग जो था, 4 पार्ट्स आपका क्या है, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स आपका कहां पे गया, बांग्लादेश में गया, और 1 पार्ट हमारे इंडिया में बचा। और उसी 1 पार्ट से अभी भी हम लोग क्या करते हैं, जूट प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें डेवलपमेंट हुआ है। देखो अब तुम लोग सोचो कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कि डेवलपमेंट ऐसे हुआ है क्योंकि देखो सारा प्रोड्यूसिंग, सारा रॉ मटेरियल जो होता है, ठीक है, जो ज्यादा प्रोड्यूसिंग एरिया जो था, जहां से जूट प्रोड्यूस होता था, बनता था, तो वो सारा एरिया तो बांग्लादेश चला गया, लेकिन हमारे इंडिया में 1/4 ही बचा। तो लेकिन इससे क्या बता सकते हैं, लेकिन देखो फिर भी हमारी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट के, ठीक है। तो लेकिन भले ही ज्यादा गए, लेकिन हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक बैड थिंग था, जूट मिल्स मतलब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हमारे देश में रहे, लेकिन जो प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश की ओर बढ़ गया, मतलब उधर बढ़ गया। सो वो इंडिया में कम रह गए। तो आज के दिन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है जूट इंडस्ट्रीज। जूट इंडस्ट्रीज जो है काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है आज के दिन में मार्केट में, ठीक है। अब क्या है कि स्टिफ
competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल फाइबर्स है, तो अब अभी क्या कर रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स बहुत आ रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक का पॉली बैग, ठीक है। तो जो गन्नी बैग आता है वो जूट का बनता है, आपको सबको पता है, तो वो छोड़ो, अभी वो नहीं देखना है। लेकिन जो स्टिफ कंपटीशन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जो सिंथेटिक फाइबर्स, मैंने बोला सिंथेटिक से बनने वाली चीजें जो उसके बदले में यूज किया जा सकता है जूट के बदले में, तो वो फाइबर्स मिल रहे हैं और सस्ते में मिल रहे हैं, ठीक है। और उतना ही नहीं, हमारे इंडियन गुड्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में, जितनी भी जूट इंडस्ट्रीज है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि आज के दिन में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट छा गया है, पॉलिस्टर, रेयन, नाइलॉन, ये सारी चीजें क्या कर रहा है, जूट को क्या कर रहा है, पीछे हटा रहा है। और उतना ही नहीं, अदर कंट्रीज भी है जूट के साथ, इंडिया जूट मार्केट में कम्पीट करने वाले, केवल इंडिया नहीं है और बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश साथ साथ ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, दीज ऑल कंट्रीज ऑल्सो ग्रो जूट। तो जो ये सारे जूट ग्रोइंग कंट्रीज है, और ये सारे जूट ग्रोइंग कंट्रीज क्या करता है कि अपने कंट्री में भी जूट प्रोडक्शन करता है, तो एट द सेम टाइम हमारे कंट्रीज भी प्रोड्यूस कर रहा है जूट। तो क्या हो रहा है, तो ये एक कंपटीशन होगा इंटरनेशनल मार्केट में कि कौन अच्छा जूट प्रोड्यूस करेगा, कि किसका जूट ज्यादा बिकेगा, सो दैट इज अ कॉम्फर्टमेंट। लेकिन हमारे देश में जो इंटरनल डिमांड है, हमारे देश के अंदर ही एक जो डिमांड बढ़ रहा है जूट की, वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। तो ये एक क्या बन गया है, इंटरनल डिमांड। भले इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक फाइबर्स, लेकिन ये इनसाइड द कंट्री के अंदर में ही, कंट्री में ही क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जूट की डिमांड बढ़ गई है। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ने ये मैंडेटरी मतलब यू हैव टू फॉलो इट, करना ही है, ऐसा नहीं होगा कि उसको नहीं करेंगे। तो ऐसे रूल्स बनाए हैं खास करके पैकेजिंग के लिए। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को बोल दिया गया है कि अगर कोई भी सामान पैक करना है तो इट शुड बी पैक्ड इन जूट या जूट से बना हुआ मटेरियल्स के साथ। Why you know, because these are environment friendly, and synthetic, polyester, ये plastics, these all things degrades the environment को pollute करता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी पॉलिसी लगाया है कि जो जूट का पैकेजिंग यूज करे। इज दैट क्लियर? गन्नी बैग्स देखे हो ना, बोरा बोरा आता है, तो these are all। तो उसीलिए अब जूट का इंटरनल डिमांड बढ़ रहा है। तो एक बार क्या हुआ फिर, In 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाया गया, फॉर्मुलेट किया गया विद द ऑब्जेक्टिव। अब ये नेशनल जूट फॉर्मुलेट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द फार्मर्स एंड इनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर्स। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि नेशनल जूट पॉलिसी का कि वो लोग क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराएगा, ज्यादा कराएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंप्रूविंग क्वालिटी में सुधार लाएगा, सिंपल सी बात है, एंड एंश्योरिंग गुड प्राइसेस फॉर द फार्मर्स, यानी कि जूट फार्मर्स जितने भी है उनको अच्छी कीमत मिले उनके अपने जूट की। तो इसीलिए ये सारे पॉलिसीज अपनाए गए थे। एंड इनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर, यानी कि एक एरिया के आधार पे, जितना बड़ा एरिया है उसके आधार पे वो लोग क्या करेंगे, यील्ड मतलब वो लोग का जो उत्पादन होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, यानी कि दे विल मेक श्योर कि ये सारी चीजें हो, इंक्रीज हो यील्ड, यानी कि जो लगा रहे खेत में वो ज्यादा से ज्यादा दे। ठीक है, जैसे यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड्स ए गुड मार्केट फॉर जूट इंडस्ट्रीज। तो आप लोग अगर सीधे सीधे देखें तो यूएसए, कनाडा, इज दैट क्लियर, यूएसए, कनाडा एंड रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड Australia provides a good market for jute industries. So these all provide good industries, good market for industries. Why?
देखो अब यूएसए क्यों देता है, कनाडा क्यों देता है, रशिया, दिस ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, दिस ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो दिस यूएसए यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जो करता है ये मार्केट है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करता है, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दे आर ट्राइंग टू बिकम इको फ्रेंडली. तो जितना हो सके अगर वो लोग इको फ्रेंडली गुड्स यूज करेंगे, इको फ्रेंडली गुड्स यूज करेंगे तो उतना ही बेटर होगा, ठीक है. तो इसीलिए द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मार्केट्स हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स. तो आज के दिन में इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, ग्रोइंग कंसर्न हो रहा है. एवरीवन इज वरीड अबाउट हाउ द environmental problems which we are facing will be solved or sorted out. यानी कि हमारे यहाँ पे आज के दिन में विश्व में प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आ रहा है ओवरऑल इंटरनेशनल फेस कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल, जो कि नेचर में सोइल के साथ क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए और सोइल की क्वालिटी को ना बिगाड़े, ठीक है. तो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए और उनमें से जूट क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है. और ये जूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि ये सारे फुलफिलमेंट, ये सारे जो आपका जो डिमांड है ये क्या करता है, फुलफिल करता है. तो इसी सेंस में देखा जाए तो जूट्स जो है आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट में फिर उनका डिमांड बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली है और ये जो है नेशनल जो अगर हम लोग देश का इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को बचाना चाहते हैं तो ये सारे चीज बहुत जरूरी है. तो एक और कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ जूट इंडस्ट्रीज, contribution of jute industries. So देखते हैं in 2010-2011 the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly. तो ये देख सकते हो 2010 और 11 में जूट इंडस्ट्री जो था डायरेक्टली 3.7 लाख वर्कर्स को डायरेक्टली क्या दे रहा था, एम्प्लॉयमेंट दे रहा था वर्कर्स, ठीक है. एंड अनदर 40 lakhs small and marginal farmers who were engaged in cultivation of jute and mesta. So these are all fiber crops. Many more people were associated indirectly. तो देखा जाए तो 3.7 लाख वर्कर्स को डायरेक्टली काम दे रहा है, 40 लाख स्मॉल फार्मर्स है या मार्जिनल फार्मर्स है, जो छोटे मोटे फार्मर्स है, ये सारे फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जूट ग्रो करे. एंड मेनी मोर पीपल वे एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, और उसके साथ देखा जाए तो बहुत सारे लोग, अन्य लोग भी जुड़े थे. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द जूट टेक्सटाइल. So next chapter we will be starting a different topic in the next chapter. So till then, stay safe and stay healthy. Thank you.